तो कल हम लोग एल्कीन में समझौता के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जो एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, जो द्विबंध होता है, उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एल्कीन में जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसकी संरचना इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो प्रत्येक कार्बन को अगर देखा जाए, इस कार्बन को देखा जाए चाहे इस कार्बन को, तो देखिए यहाँ पर यह कार्बन एक सिग्मा बंध, दूसरा सिग्मा बंध और ये तीसरा सिग्मा बंध, मतलब 3 सिग्मा बंध से जुड़ा होता है। तो 3 सिग्मा बंध से जुड़े होने के कारण इस पर sp2 संकरण होता है। 2 सिग्मा बंध से जुड़ेगा तो sp संकरण, 3 से जुड़ेगा तो sp2 संकरण। मतलब एल्कीन में जो दोनों कार्बन परमाणु होते हैं वह sp2 संकरित होते हैं। तो देखिए लिखा है द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन परमाणु sp2 संकरित होते हैं। और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब द्विबंध की जो लंबाई होती है वह 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध जो होता है, तो एकल बंध की लंबाई सबसे अधिक होती है, लगभग 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, और द्विबंध की लंबाई उससे कम 1.34 एंगस्ट्रॉम, और त्रिबंध की लंबाई उससे भी कम होता है, मतलब त्रिबंध की लंबाई सबसे कम होता है। तो अभी कहा गया कि यहाँ पर sp2 संकरण पाया जाता है। तो जब एक sp2 संकरण का मतलब जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर के संकरण करते हैं तो उसे हम sp2 संकरण कहते हैं। और इस प्रकार से 3 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं, मतलब 3 संकरित कक्षक बनते हैं। और हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जो संकरित कक्षक होते हैं वो सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, और जो असंकरित कक्षक होते हैं वो पाई बंध का निर्माण करते हैं। तो देखिए प्रत्येक कार्बन के 3 जो sp2 संकरित कक्षक हैं वो 3 सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि एक असंकरित कक्षक 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में पाई बंध का निर्माण करता है। तो इसको जो हम लोग अभी जो यहाँ पर पढ़े हैं इसको हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो एक चीज़ तो आपको देखना है क्या कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसकी लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन मतलब यह जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है वह 120 अंश का होता है। तो देखिए लिखा ना, एथीन में हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन आबंध कोण 120 अंश का होता है। अब इस जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसकी अगर संरचना को देखा जाए तो ये आपका जो है, ये आपका 2 कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु ए है और दूसरा कार्बन परमाणु ए है। तो देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 और 3 ये आपके क्या हैं, संकरित कक्षक हैं। जो sp2 संकरण यहाँ पर द्विबंध कार्बन के बीच में था, तो sp2 संकरण के कारण 3 संकरित कक्षक बने थे। तो एक संकरित कक्षक, 2 संकरित कक्षक और ये तीसरा संकरित कक्षक। और ये जो बीच वाला दिखाई दे रहा है ये कार्बन का जो है असंकरित कक्षक है। असंकरित कक्षक का मतलब वह संकरण में भाग नहीं लिया है। तो जो असंकरित कक्षक होता है वो पाई बंध का निर्माण करता है, और जो संकरित कक्षक होता है वो सिग्मा बंध का निर्माण करता है। तो ये जो 3 सिग्मा बंध बनेगा कार्बन के द्वारा, तो ये कार्बन ए है, दूसरा कार्बन ए है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा बंध बनेगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बंध ए बन गया, और एक संकरित कक्षक जो था वो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बंध बनाया, और दो असंकरित कक्षक है वो देखिए हाइड्रोजन के साथ जो है वो सिग्मा बंध बनाते हैं। तो जैसे इस कार्बन में वैसे इस कार्बन में। और ये जो असंकरित कक्षक जो है एक इस कार्बन का है और ये असंकरित कक्षक दूसरे कार्बन से है, तो ये दोनों असंकरित कक्षक आपस में जो है मिलकर के पाई बंध का निर्माण करते हैं। तो देखिए पाई बंध का निर्माण होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बंध बन गया ए, और एक आपका पाई बंध बन गया। इस प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एल्कीन की संरचना, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है
हम लोग यहाँ पर देखे हैं। तो कुल मिलाकर के आपको क्या देखना है कि प्रत्येक जो कार्बन है वह sp2 संकरित होता है, और जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो लंबाई होती है, कार्बन द्विबंध की जो लंबाई होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो कोण है, ये वाला कोण है, वह आपका 120 अंश होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये द्विबंध की संरचना आपकी समाप्त हो गई। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे और इस फिगर को जरूर ध्यान में रखेंगे। फिगर जब ध्यान में रहेगा तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे हम लोग एल्कीन के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एल्कीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सामान्य रूप से योगात्मक क्रिया प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उसके कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विबंध होता है या तो त्रिबंध होता है असंतृप्त में। तो वे क्या करते हैं, योगात्मक क्रिया प्रदर्शित करते हैं, मतलब कोई भी अणु आकर के आसानी से एल्कीन के साथ या एल्काइन के साथ जुड़ जाता है। जबकि जो एल्केन होते हैं, तो एल्केन में हम लोग जानते हैं कि कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं, इसलिए वो प्रतिस्थापन क्रिया प्रदर्शित करते हैं, योगात्मक क्रिया प्रदर्शित नहीं करते। तो यहाँ पर हम लोग एल्कीन के गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एल्कीन का पहला जो गुण है वो योगात्मक क्रिया, मतलब विभिन्न अणुओं का जब योग होगा एल्कीन के साथ तो भिन्न भिन्न उत्पाद हमें प्राप्त होंगे। जैसे पहला है आपका हाइड्रोजन का योग। तो किसी भी एल्कीन की क्रिया अगर हाइड्रोजन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकिल एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर निकिल की उपस्थिति में किसी भी एल्कीन की क्रिया जब हाइड्रोजन से कराया जाता है तो हमको एल्केन प्राप्त होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ये आपका एथीन है। एथीन का जब हाइड्रोजन से योग होगा तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस CH2 से, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा CH2 से। तो एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, तो एक बॉन्ड यहाँ से हट गया, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचेगा। ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जो यहाँ पर लिखा गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एल्कीन से क्या बन गया, एल्केन प्राप्त हो गया। ये आपका एथेन क्या है, एक प्रकार का एल्केन है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। यहाँ पर प्रोपीन का जब योग कराते हैं हाइड्रोजन के साथ तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया CH3, और एक बॉन्ड यहाँ से हट गया तो बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब प्रोपेन। मतलब प्रोपीन से हमें प्रोपेन प्राप्त हो गया। मतलब किसी भी एल्कीन पर जब हाइड्रोजन का योग हम कराएंगे तो हमको एल्केन प्राप्त होगा, जैसा कि दो उदाहरण के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। आगे गुण देखेंगे। अभी हाइड्रोजन का योग हम लोग देखे, अब हम देखेंगे हाइड्रोजन अम्ल का योग। हाइड्रोजन अम्ल का योग, हाइड्रोजन अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो, उसे हाइड्रोजन अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4 में H2SO4 अम्ल तो है लेकिन उसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन अम्ल उसको नहीं कहेंगे। तो हाइड्रोजन अम्ल क्या होगा, HF, HCl, HBr, HI, ये सब आपके हाइड्रोजन अम्ल हैं। तो जब हाइड्रोजन अम्ल से हम अभिक्रिया कराते हैं किसी भी एल्कीन का तो यहाँ पर हाइड्रोजन अम्ल का योग हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन और ब्रोमीन यहाँ पर दोनों एल्कीन के साथ जुड़ जाते हैं। तो एक H अगर यहाँ जुड़ गया तो CH3, और एक Br यहाँ जुड़ गया तो ये हो गया CH2Br, और एक बॉन्ड यहाँ से हट गया तो बन गया CH3 CH2Br, तो ये बन गया ब्रोमो एथेन। मतलब किसी भी एल्कीन पर अगर हम हाइड्रोजन अम्ल का योग कराते हैं तो हमको हाइलो एल्केन प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पर ब्रोमो एथेन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम प्रोपीन पर अगर HBr का योग कराते हैं तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर तो आप H को चाहे इस कार्बन से जोड़ते चाहे इस कार्बन से जोड़ते कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। क्यों, क्योंकि ये सममित द्विबंध कार्बन है। सममित माने यहाँ दो बराबर भागों में इसको बांटा जा सकता है, लेकिन ये क्या है, असममित है। यहाँ पर आप देखा जाए तो ये असममित है, मतलब यहाँ से इसको दो बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते। तो जब असममित द्विबंध पर जब HBr का योग कराते हैं तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो H यहाँ जुड़ जाएगा CH3 हो जाएगा, Br यहाँ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3 CH, फिर यहाँ पर Br हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया। ये आपका मार्कोनी का नियम कहलाता है कि H यहाँ जुड़ेगा और Br यहाँ जुड़ेगा और बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन अम्ल के योग से क्या बन गया, हाइलो एल्केन बन गया। अगला हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन का योग।
हाइलोजन माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी एल्कीन की क्रिया या एल्कीन पर जब हाइलोजन का योग कराते हैं तो हमको डाई हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे प्रोपीन पर अगर हम ब्रोमीन का योग कराएंगे तो एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये बन क्या जाएगा, देखिएगा 1 2 3। तो पहले कार्बन पर भी Br जुड़ा है और दूसरे कार्बन पर भी Br जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपीन पर जब ब्रोमीन का योग कराएंगे तो 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। अगला देखेंगे हाइपोहाइलस अम्ल का योग। हाइपोहाइलस अम्ल का सूत्र सामान्य सूत्र होता है क्या, HOX। X की जगह ये हाइपोहाइलस अम्ल का सामान्य सूत्र है। X का मतलब कोई भी हाइलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर अगर HOCl ले रहे हैं तो हो जाएगा हाइपोक्लोरस अम्ल। तो देखिएगा हाइपोक्लोरस अम्ल का योग करा रहे हैं हम एथीन पर, तो देखिए एक Cl आपका जुड़ गया यहाँ पर, OH यहाँ पर जुड़ गया, एक बॉन्ड यहाँ से हट गया, तो बन गया आपका एथिलीन क्लोरोहाइड्रेन। ठीक है, फिर इसी प्रकार से प्रोपीन पर भी हम HOCl का योग करा सकते हैं। तो जैसे अभी इसके पहले वाला HBr का योग जब एल्कीन पर करा रहे थे तो वहाँ पर मार्कोनी कफ नियम लागू हो रहा था, उसी प्रकार से देखिए OHCl में 2 भाग है, एक Cl पर प्लस है और OH पर माइनस है। तो अभी बताएगा ना कि इसका धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो Cl यहाँ जुड़ जाएगा, OH यहाँ जुड़ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये बन गया आपका प्रोपीन क्लोरोहाइड्रेन। ठीक है, तो हाइपोहाइलस अम्ल का जब योग कराते हैं किसी भी एल्कीन पर तो एल्कीन क्लोरोहाइड्रेन प्राप्त होता है, जैसा कि 2 उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। अगला देखेंगे H2O का योग, जल का योग। तो कोई भी एल्कीन जल से सीधे योग अभिक्रिया नहीं करता, वो तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ही जल का एक अणु इसके साथ जुड़ जाता है। तो जल में 2 भाग है, H और OH। H जुड़ गया इसके साथ CH3 हो गया और OH जुड़ गया इसके साथ CH2 के साथ, तो OH हो गया। तो CH3 CH2 OH बन गया आपका एल्कोहल। मतलब एल्कीन पर जब जल का योग कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल तो हमको एल्कोहल प्राप्त होगा, जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है। और अगला आपका गुण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है बायर अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के पहचान के लिए हम बायर अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए बायर अभिकर्मक क्या है, 1% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को बायर अभिकर्मक कहते हैं। 1% क्षारीय KN4 के विलयन को बायर अभिकर्मक कहते हैं। तो ये जो 1% क्षारीय KN4 का विलयन होता है वो कह सकते हैं गुलाबी कलर का होता है। अगर हम कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन आपको हम प्रवाहित कर दें तो जो गुलाबी रंग है वो आपका रंगहीन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसकी हम पहचान कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बायर अभिकर्मक क्या है उसको बताया गया। और बायर अभिकर्मक जो होता है वह प्रबल आक्सीकारक होता है, अर्थात जिसके साथ अभिक्रिया करेगा उसको आक्सीकृत कर देगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है क्या कि एल्कीन जब बायर अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो एल्कीन ग्लाइकाल प्राप्त होता है। जैसे एथिलीन की अभिक्रिया या एथीन की अभिक्रिया बायर अभिकर्मक से कराएंगे, 1% क्षारीय KN4 के विलयन को बायर अभिकर्मक कहते हैं। मतलब KN4 कह सकते हैं उसमें जल में घोल करके उसमें अगर हम क्षार मिला देते हैं तो KN4 बताया ना कि आक्सीकारक पदार्थ है, वो नवजात ऑक्सीजन देता है। तो इस प्रकार से एथिलीन बायर अभिकर्मक से जब योग कराएंगे तो प्लस H2O लिखेंगे भाई, ये आपका KN4 का विलयन है, उसमें जल तो है ही है और पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो आक्सीकारक पदार्थ है, मतलब नवजात ऑक्सीजन देगा। H2O और O इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर H2O और प्लस O को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 OH है, दोनों को मिला दिया जाए तो 2 OH है। एक OH यहाँ मिल गया, एक OH यहाँ मिल गया, एक बॉन्ड यहाँ से हट गया, ये बन गया आपका एथिलीन ग्लाइकाल। एथिलीन ग्लाइकाल जो है वो रंगहीन होता है, इसलिए कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन जो है वह रंगहीन हो जाता है। और आगे थोड़ा सा गुण देखेंगे, नहीं ठीक है,
तो एल्कीन का ये आपका लास्ट गुण था बायर अभिकर्मक का, ठीक है। बायर अभिकर्मक से अभिक्रिया, ये लास्ट आपका जो है एल्कीन का गुण था। इसके बाद भी जैसे और भी गुण अगर हम पढ़ना चाहें तो जब हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से इसकी अभिक्रिया कराते हैं, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो आपका एल्कीन है वह अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे हम समझ सकते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 का विलयन होता है। ये भी ऑक्सीकारक पदार्थ है। जब ये दोनों आपस में विक्रिया करते हैं तो बनता है पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, जल और नवजात ऑक्सीजन, जल और नवजात ऑक्सीजन। यही नवजात ऑक्सीजन जो है वह एल्कीन को ऑक्सीकृत कर सकता है। जैसे आपका एथिलीन है, यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को यहाँ पर लिख सकते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ये जब अभिक्रिया किए तो क्या बना, ये नवजात ऑक्सीजन बना और यह नवजात ऑक्सीजन इसको जो है ऑक्सीकृत कर देता है, इसको ऑक्सीकृत कर देता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, H, देखिएगा HCOOH, देखिए 2 H है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गया तो बन गया फार्मिक अम्ल, HCOOH बन गया, ठीक है। और ये भी आपका जो है बांड टूट जाएगा तो ये भी फार्मिक अम्ल का एक और अणु यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। मतलब एथिलीन का जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमको फार्मिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर देखिए HCOOH, 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये भी जो है एल्कीन के गुण में लिखा जा सकता है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके नोट्स बनाएंगे और ठीक लगेगा तो कमेंट करेंगे और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।